अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इट इज़। भाई क्या ज़बरदस्त किस्म का ये वीकेंड गुजरा है, फुल ऑफ क्रिकेट। और जो टीमें, आई एम सॉरी टू से, बट जो टीमें हमने चुनी थी, आपकी भी फेवरेट और मेरी भी फेवरेट, दे हैव वन, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। भाई इस्लामाबाद की तो एंट्री ज़रा लेट हुई टूर्नामेंट में, लेकिन एंट्री पे ही उन्होंने सबको सुपर इम्प्रेस कर दिया है। धमाकेदार परफॉर्मेंस इनफैक्ट तमाम तर फॉरेन प्लेयर्स पर्टिकुलरली इस्लामाबाद की टीम में छाए रहे। कंग्रेचुलेशंस टू शाहीन, लाहौर कलंदर एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस पे हम तफसील से ज़रा बात करेंगे। फ़खर जमान की धुआंधार इनिंग की कुछ झलकियाँ तो हमने आपके साथ यहाँ शेयर कर दी, लेकिन आपको ये बताना भी साथ साथ ज़रूरी है कि इस वक्त कराची में तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं वैसे आई एम नो एक्सपर्ट, कि वो जो पीक थी ना अब वो नीचे जाना शुरू हो गई है। इफ़ वी लुक एट द परसेंटेज ऑफ पॉजिटिविटी, जहाँ 41-47% था, तो अब हम 20s या 30s में आ गए हैं। लेकिन ओवरऑल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रिकॉर्ड की जा रही है। उसकी आपको डिटेल देते हैं। बाय द वे, वो जो लड़का डांस भी कर रहा था, कल हम क्रिकेट का सारा दिखा रहे हैं, तो वो क्राउड में भी कोई मास्क नहीं था। लेकिन फिर मैंने इस बात से ज़रा थोड़ी सी तसल्ली कर ली कि वहाँ तो सारे वैक्सीनेटेड है और बड़ा चेक एंड बैलेंस उधर हुआ है। सारे वही जा रहे हैं अंदर स्टेडियम में जिनका कोविड जो है वो टेस्ट नेगेटिव है और वो वैक्सीनेटेड है। And it is not a closed space as well, ये open air जगह है। Also, अगर आप वैक्सीनेट अपने आप को करा लें तो इस किस्म की चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं ना, वरना तो ऑब्वियसली कोई इजाज़त ही नहीं है। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा आपको ज़रा मुल्क का पूरा हाल बताएं। और मुल्क में कोरोना वायरस की 5वीं लहर जो है वो अब तक काबू में नहीं आ रही। और कराची के बाद कोरोना ने खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो पंजे जो हैं वो गाड़ दिए हैं। और जब आप सुनेंगे पॉजिटिविटी रेट तो आपको समझ आ जाएगी। पेशावर में शरह जो है वो 39.63% है। और अंदाज़ा कर लें, इसी पे ज़रा आप गौर करेंगे, 40 हो चुका है। नौशेरा में आपको पता है कितनी है? 47% थी, लेकिन अमलता और मर्दान में 31%। सो ये दिस इज अलार्मिंग। लेकिन हुकूमत इस सूरत हाल में भी बिल्कुल संजीदा नज़र नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना को फ्री हैंड दे दिया गया है और ना SOPs पर इंतज़ामिया अमल दरामद करा रही है और ना ही अवाम, तो आपको पता ही है, उन्होंने तो सोच लिया कि जी इट्स ओवर सो इट्स ओवर। कराची में मुस्बत केसेस की शरह में कमी तो आई है, जिस तरह अब्दुल्ला आप अभी बता रहे थे, मगर अब भी शरह जो है वो तकरीबन 21.79 है। अब 21.79 को हम कम कह रहे हैं तो सोच ही लें कि पिछले हफ्ते तक क्या थी। 45% एंड अबव थी ना, आपको याद ही है। सो मैं सोच रहा हूँ, वो उसको मैं इमेजिन कर रहा हूँ, जब आपने कहा ना कि कोरोना को हुकूमतों ने और इंतजामिया ने फ्री हैंड दे दिया है, तो क्या कहा होगा? भाई जाओ, फैल जाओ, सारों से हाथ मिलाओ। हाँ, सारों से हाथ मिलाओ। सो वो इमेजिन करें, अगर इसको लिटरल मानों में इमेजिन करें वैसे। खैर, लाहौर में 14% से ज़्यादा, जबकि इस्लामाबाद में 15% से शरह नीचे आ गई है। कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में आम तासुर ये है कि वो जानलेवा नहीं है, लेकिन जिस तरह अमरीका और यूरोपीय ममालिक में अमवात बढ़ रही हैं और बढ़ी हैं, और पाकिस्तान में भी एक रोज़ में 29 लोगों की जान गई है, जिससे ओमिक्रॉन के बारे में ऐसा लग रहा है कि अंदाजे कहीं गलत तो साबित नहीं हो रहे। आवाम को समझने की सर्टनली ज़रूरत है। हमें, आपको, हम सबको, आवाम से जब हम मुखातिब होते हैं तो हम अपनी भी बात कर रहे होते हैं, आपकी भी बात कर रहे होते हैं। ओमिक्रॉन के दूसरे वेरिएंट भी आ सकते हैं मुमकिन तौर पर एज इन कोविड-19 के, लेकिन फ़िलहाल ये जो वेरिएंट है इसको भी लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। सो बस ये सोच के कि जनाब इससे तो बस हल्का नज़ला, खांसी, ज़ुकाम होगा, आप रिस्क ले लें, अपनी जान जोखों में डालें, अपने प्यारों को रिस्क पे रखें, ये गलत आइडिया है। बिल्कुल जी। डॉक्टर जावेद अकरम ने हमें ज्वाइन किए हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। डॉक्टर साहब, बहुत आप थ्रू आउट दिस कोविड पीरियड हमें समझाते भी रहे हैं कि क्या है ये चीज़ और किस तरह इसको काबू किया जा सकता है। कोरोना केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, अगर आजकल की बात की जाए तो कई हफ्ते गुजर जाने के बावजूद इसमें कमी हमें नहीं नज़र आ रही। तो आपकी नज़र में क्या वजह है? क्योंकि कहा यही जा रहा था कि यस जल्दी से लग तो जाती है लोगों को, लेकिन इतनी ख़तरनाक नहीं है, ये गलत ही चीज़ें साबित हो रही हैं। देखें, हमें पता है कि ओमिक्रॉन जो इस वक्त प्रीडोमिनेंट वेरिएंट है, जिसमें 50 म्यूटेशंस हैं, उसमें से 30 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन्स में हैं, जो कांटे इसके ऊपर, वायरस के ऊपर होते हैं, और उसकी वजह से इसका 12 से 15 गुना लगाव की अहलियत बढ़ गई है। यानी एक इंसान से दूसरे को लगने की जो उसकी इस्तात है वो 15 गुना बढ़ चुकी है। इसलिए बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। एक्सपेक्टेड यही है कि ये फैलेगा। इसका एक नेचुरल रद्द अमल ये होना चाहिए था हमारे माशरे में और हमारे लोगों में कि 15 गुना हम एहतियाती तदाबीर बढ़ाते।
हमने एहतियाती तदाबीर चाहे वो पॉलिटिकल नेचर की हैं, चाहे वो रिलीजियस नेचर की हैं, सोशल नेचर की हैं, वो बिल्कुल तर्क कर चुके हैं। आपको पता है कि बहुत शादियाँ जो हैं 500, 600 लोगों की आम देखी जा रही हैं और उसमें मास्क 0 लोगों ने पहना होता है, उसकी तनासब बहुत ही कम है। इसी तरह पॉलिटिकल फंक्शन, इसी तरह बहुत सारे रिलीजियस फंक्शंस हो रहे हैं जिनमें कोई भी SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो एक तरफ तो वायरस का लगाव बढ़ गया, दूसरी तरफ हमने गिव अप कर दी या पेंडेमिक फटीग में मुब्तला हो गए पाकिस्तान पूरे के लोग, तो फिर जाहिर है ये डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ना था और बढ़ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची में किसी कदर थोड़ी सी कमी आई है, अल्लाह की तरफ से ये हो रहा है। इंसान की या मेरी या आपकी या कराची के हमारे बहन भाइयों की कोई जुस्तजू नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे कि किस तरह हम SOPs की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और हमारी सोशल लाइफ पर लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ा। परसों तरसों में कहीं देख रहा था, कोई मुझे इनफैक्ट बता रहा था कि वो एक ऐसे शादी के फंक्शन पे इन्वाइटेड था जहाँ 2000 लोग और थे। खैर डॉक्टर साहब, इनिशियली आपसे भी हमारी बात हो रही थी और मुख्तलिफ इत्तलात हम तक यही पहुँची हैं कि जनाब ओमिक्रॉन कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, फैलता ज़रूर जल्दी से है, लेकिन अब हमने देखा है कि इससे अमवात भी बढ़ रही हैं। तो क्या अब इस पर दोबारा तहकीक होनी चाहिए या तशवीश है सबको कि जनाब ये जो इनिशियल परसेप्शन था ना कि ओमिक्रॉन हो गया है, ठीक है, ठीक भी हो जाएगा खुद ही से, ये शायद गलत हो सकता है? ज़ाहिर है जब एब्सोल्यूट नंबर बढ़ेंगे, जब मिक़दार बढ़ेगी, तो चाहे शरह अमवात उसकी 1%, 2% भी होगी तो वो भी नंबर्स फिर बढ़ेंगे। और एग्जैक्टली यही हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमें कम से कम एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी चाहिए और इसको सिंपल नज़ला और ज़ुकाम की तरह नहीं लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली चंद ममालिक ने, UK ने, बोरिस जॉनसन ने जो मिस परसेप्शन क्रिएट किया है, उसकी जो अपनी शर्मिंदगी है, जो उसके ख़िलाफ़ अपनी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको डाउन प्ले करने के लिए उसने ये गिव अप करने का ऐलान कर दिया। तमाम जो पाबंदियां हैं, तो उससे एक ग्लोबली लोग समझते हैं कि वो हमसे ज़्यादा एडवांस मुल्क है या हमारे से ज़्यादा समझदार मुल्क है, तो हमारे लोगों में भी उसका अबहाम पाया जाता है कि हम क्यों पाबंदियाँ करें। मैं समझता हूँ ये गलत किया है और ये वक्त प्रूव करेगा कि ये गलत किया है। यही बोरिस जॉनसन ने पहले भी किया था और वो गलत प्रूव हुआ था। इसलिए हमें अपनी UK से ही आया था सारा मामला कि इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं कोई। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हैं, एक और चीज़ आपसे पूछनी है कि कोरोना से बचने का नुस्खा ऑब्वियसली आज भी मुकम्मल एहतियात और वैक्सीन है। हुकूमत का जोर है कि बूस्टर शॉट्स भी लगवाने चाहिए और हम भी लोगों को इनकरेज कर रहे हैं इधर। तो फाइजर वगैरह तो हो ही रही है, लेकिन आपकी बड़ी तहकीक चाइनीज़ वैक्सीन पर भी थी, तो क्या उन वैक्सीन में से किसी का बूस्टर लगवाना चाहिए या फाइजर बूस्टर शुड बी द वन? देखें, आपने जो भी वैक्सीन लगवाई है, चाहे साइनोफार्म लगाई है, साइनोवैक लगाया है या कैनसाइनो जो सिंगल डोज वैक्सीन थी, जिसको अब हमने डबल डोज पे कन्वर्ट कर दिया है, मैं समझता हूँ कि कोई भी वैक्सीन जो भी आपको मुहैया है, अगर आपको 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया आखिरी उसकी डोज़ लगवाए हुए, आप ज़रूरी बूस्टर लगवाइए। बेहतर जो नताइज आ रहे हैं वो डेफिनेटली मैसेंजर RNA वैक्सीन से आ रहे हैं, चाहे वो फाइज़र है, चाहे मॉडर्ना है या कोई और चाइनीज़ की जो मैसेंजर RNA वैक्सीन है। मेरे ख़्याल में कि इस वक्त अवेलेबल है फाइज़र भी और मॉडर्ना भी, और हमें उसी को कोशिश करनी चाहिए कि बूस्टर उसी का लगाए, क्योंकि 3-4 स्टडीज़ आई हैं कि जहाँ पे मैसेंजर RNA वैक्सीन स्पिरोरिटी है उसको अगेंस्ट वायरल वेक्टर वैक्सीन्स या सब यूनिट वैक्सीन्स या ऐसी अटेनुएटेड वैक्सीन जैसे साइनोफार्म है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो नहीं अवेलेबल तो ना होने से बेहतर है कि आप कम से कम जो भी वैक्सीन अवेलेबल है लगा, यानी कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उसका बूस्टर शॉट लगवा लें अगर आपको 6 महीने से ज़ायद या 6 महीने गुजर गए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। हम आपसे सुनना भी चाहते थे क्योंकि लोगों को भी हम ये अपनी पसंद वैक्सीन का इंतज़ार ना करें, आप जहाँ रहते हैं, जो भी आपका इलाका है, जो भी शहर है, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है लगवा लें और बूस्टर लगवाएं उसका। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ आई थिंक ओके एज वेल।
अच्छा जी, ये तो हम अब बहुत ज़्यादा डराना नहीं चाह रहे, लेकिन ऑब्वियसली हमने आपको ज़रूर बताना है, जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी हम आपको याद कराते रहेंगे रिगार्डिंग वैक्सीन एंड कोविड। सबसे पहले तो आपसे हम यही पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम ज़रा लाहौर कलंदर्स की जीत पे ज़रा थोड़े से स्टक हैं, तो उसी पे बात करने के लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह मैच जीता, लगता है कि टीम बिल्कुल फॉर्म में आ गई है। तो आप भी एग्री करेंगे इस बात से कि ये सही टीम इस वक्त नज़र आ रही है? लाहौर कलंदर पहले मैच में भी फॉर्म में थी, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नज़र नहीं आई। इसी बैटिंग ने पहले दिन 200+ रन्स किए थे। लाहौर कलंदर फॉर्म में है। लाहौर कलंदर का इस मैच का नहीं, या पिछले मैच का नहीं, या इस टूर्नामेंट का नहीं, ये थोड़े से ना पिछले भी टूर्नामेंट्स में ये स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त लेते हैं, फिनिशिंग में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सो इस मैच में इन्होंने फिनिशिंग बड़ी अच्छी की, और इसका क्रेडिट है ना, ये फ़ख्र को जाना चाहिए कि जिसने लंबी इनिंग्स खेली है, कि 60-70 रन्स बना के आउट नहीं हुआ। तो ये सारों से अच्छी है कि जिसने आप पिच पे खड़े हो जाए, आप सेटल हो जाए, तो मैच को ख़त्म करके जाएं। मुझे और भी ज़्यादा फ़ख्र की इनिंग्स की खुशी होती कि अगर ये विनिंग शॉट मार के जाता। तो लाहौर कलंदर की टीम मुझे कभी भी बुरी नहीं लगी। इस सेशन की नहीं बात कर रहा, पिछले की भी कर रहा हूँ, लेकिन उनकी सिर्फ प्रॉब्लम ये रही है कि वो फिनिशिंग पे जाके ना थोड़े से डगमगा जाते हैं। हाँ, बस फिनिशिंग शॉट नहीं मार सके। 6 या 5 रन पहले ही आउट हो गए, लेकिन इवन देन वो अपना काम कर चुके थे। अच्छा एनजी भाई, कराची किंग्स ज़रा ऑफ कलर लग रही है टूर्नामेंट पे वापसी के लिए। आपको लगता है उन्हें कुछ हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी? क्या करें, वैसे करें तो क्या करें? हम पहले दिन से ना कराची की बात कर रहे थे कि जी उनके लड़कों को कोविड हो गया है। तो वो उनके जो 3 लोगों को कोविड हुआ था, वो तीनों है ना बॉलर्स थे, बैटिंग नहीं थे। तो इनका जितने भी 3 मैचों में मुझे प्रॉब्लम नज़र आया ना, वो बैटिंग का नज़र आया, बॉलिंग का प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। और मैं दूसरा मैं बाबर को मशवरा देना चाहूँगा कि बाबर और वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इस टाइम वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर है। आप जिस टाइम ये कोशिश करते हो कि जी मैं 20 ओवर खेलूँ, आपकी ये जो उनकी सोच है ना, ये गलत है। आप जब तक दूसरे बॉलर्स पे प्रेशर नहीं डालेंगे, उन पे स्कोर नहीं करेंगे, उन पे अटैक नहीं करेंगे, आपकी टीम का कोई भी प्लेयर ये नहीं कर सकता। मुझे कराची की टीम में सिर्फ एक चीज़ लग रही है कि जी वो पिच पे खड़ा होना चाह रहे हैं, बॉलर्स पे अटैक नहीं करना चाह रहे। और देखो नंबर 1 प्लेयर है, जो वो अगर बॉलर्स पे अटैक नहीं करेगा तो उसके नीचे वाले प्लेयर्स भी अटैक नहीं कर सकेंगे। ये याद रखें। सिर्फ थोड़ी सी है ना अपना माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है कि जी आपको बॉलर्स पे अटैक करने हैं। T20 में आपने रन्स बनाने हैं, ना कि विकेट पे स्टे करना है। ये थैंक यू एनजी भाई, ये आपने बिल्कुल सही इस सूरत हाल को बयान किया। एक मौजूद जिस पर मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए, हम कम बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल की जड़ ये एक मसला है कि हमारे मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा है। मतलब लुक एट द नंबर्स, और हम उसी रफ्तार से बढ़ भी रहे हैं, लेकिन हमारे वसाइल भी कम हो रहे हैं। हमारी फूड सिक्योरिटी के इशूज़ भी अभी से पैदा हो गए हैं। सदर मुमलिकत की तरफ से की ज़ेर सदारत वफाकी टास्क फोर्स पॉपुलेशन मीटिंग में शहजाद रॉय से मुताल्लिक़ ये फैसला किया गया, और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन आए। एंड शहजाद रॉय इज़ ज्वाइनिंग अस टुडे फ्रॉम कराची। शहजाद, हाउ आर यू? और एक तो आपको मुबारक भी देंगे, दिस इज़ एन ऑनर, बिकॉज ऑब्वियसली यही समझा जाता है कि जब आप कोई बात करते हैं तो वो सही जाके लोगों को समझ आती है। नाउ यू आर द गुडविल एम्बेसडर फॉर पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग। किस तरह, ऑफ कोर्स दिस इज क्लोज टू योर हार्ट, बट हाउ डू यू प्लान टू गो अबाउट इट? अच्छा, थैंक यू सो मच हुमान अब्दुल्ला फॉर हैविंग मी। एक तो सबसे पहले जो मैंने अभी सुबह ही न्यूज़ देखी, जो हमारे कल जो किलिंग्स हुई हैं हमारे मसीह भाइयों की, बल्कि बहुत ही अफसोस, आई एम श्योर आप लोगों को तो पता ही होगा, मुझे भी पता चला। और मैं अभी ट्विटर पे यही पढ़ रहा था कि सब लोग लिख रहे थे कि हमें माइनॉरिटीज़ टॉलरेट करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं ये कह रहा था, टॉलरेट हम किसी को क्यों करेंगे, हम कोएग्जिस्ट करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे डाइवर्सिटी। आई डोंट नो व्हाई वी राइट दिस वर्ड टॉलरेट। हमें किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, हम सबको कोएग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा जो पॉपुलेशन की जहाँ तक बात है, देखें मेरा जो मुझे जो एज ऑनरी गुडविल एम्बेसडर बनाया गया, मेरे लिए बहुत ऑनर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मेरा काम एडवोकेसी करना है कि मैं ये मैसेज कन्वे कर सकूं। बट मुझे हमेशा, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ज़्यादा किया जा सके सिर्फ मैसेज कन्वे करने से। सो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इस बात की बहुत ज़रूरत है, इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि इस मुल्क के अंदर 34% जो कपल्स हैं, 34%, वो CPR रेट है हमारा, यानी वो कॉन्ट्रसेप्टिव्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने जो गोल रखा हुआ है वो 50% तक का है।
17% ऐसे कपल्स हैं हमारे मुल्क के अंदर जिनको जो चाहते हैं इस्तेमाल करना बट उनको एक्सेस ही नहीं है। तो देखिए हुमा, अगर मैं जितना भी मैसेज कन्वे कर लूँगा, अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे हमारी क्लिनिक्स में, हमारी मेडिकल जहाँ पर हेल्प मिलती है, तो हम कुछ भी कह लें उन 17% को तो नहीं फ़ायदा पहुँचेगा। तो पहले उन 17% तक वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स पहुँचाना, वो नॉलेज पहुँचाना, वो इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि कोई बच्चे बच्चियाँ की शादी नहीं हो सकती अगर उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता हो, अगर उन्होंने वो कोर्स ना किया हो। देखिए कोर्स कहाँ शुरू होगा ये, और एज अप्रोप्रिएट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन जगहों के ऊपर इन जगहों के ऊपर ये कोर्स शुरू होगा जब भी हम इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि निकाह हो नहीं सकता कि जब तक ये ना कर लें। तो आई थिंक ये वो तमाम चीजें, कोई चीज ऐसी नहीं पढ़ाई जा रही है अभी, और अगर पढ़ाई भी जा रही है तो बच्चों तक हमारे यहाँ सोशल टैबूज इतने हैं। आप बच्चे बच्चियों की स्कूल कॉलेज में बात कर रहे हैं, लिटरली शादी हो रही होती है दो नौजवानों की, जवान बच्चे बच्ची की, और उनको नहीं बताया जा रहा होता और उनको नहीं इस बारे में उनसे डिस्कशन नहीं की जा रही होती। आई वंडर, हालांकि सबने फैमिली को आगे बढ़ाना है, सबके बच्चे होने, लेकिन इवन देन ज्यादा मतलब सवाल तो ये बनता है, और जिसमें ऑब्वियसली आपका कमाल होगा और महारत, ऑब्वियसली यू हैव बीन गिवन दिस पोर्टफोलियो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बात की शुरुआत कहाँ से की जाए, मतलब बात की किस तरह जाए? ये हम तो बड़ी नॉर्मल बातें जो होती हैं उस पे बात करते हुए कतराते हैं बहुत से पाकिस्तानी हाउस होल्ड। नाउ दिस इज़ अ टॉपिक विच रियली, माँ बाप जिनके 10-10 बच्चे होते हैं उन्होंने कभी डिस्कशन नहीं की होती, लेट अलोन के अभी कोई किसी की शादी हो रही हो तो उससे ये बात की जाए। देखिए एक जगह ये पॉपुलेशन की कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वहाँ पर कोई साहब थे जिन्होंने, क्यों बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते उसको और इसके अगेंस्ट भी बोलते हैं, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने अगेंस्ट है कि नहीं बताना चाहिए या नहीं करना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल, या पॉपुलेशन मैनेजमेंट को फेवर नहीं करते, तो आपके कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कितने साल हुए आपकी शादी को? उन्होंने कहा 30 साल हो गए। तो उन्होंने कहा आप भी तो कोई फैमिली प्लानिंग का तरीकेकार अपना रहे थे ना जब भी आपके 3 बच्चे हैं, वरना तो 30 साल में 3 बच्चे ना होते आपके। तो देखिए हर कोई कोशिश करता है, जो भी इसके खिलाफ भी बोल रहे थे, अगर आप उनके बच्चे भी देखें तो किसी ना किसी तरीके पे वो फैमिली प्लानिंग जरूर कर रहे हैं। तो देखिए हमने जब सेक्सुअल अब्यूज पे बात करना शुरू की थी कि बच्चों को कैसे बचाना है, तो वो बात उन्होंने सेफ सेक्स की तरफ डाल दी थी। बट अब वो वक्त आ गया जहां पर आप बच्चे बच्चियों को एज अप्रोप्रिएट तालीम दें, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका हुआ है। तो अब ये सिर्फ चैनल्स जैसे आप लोग प्रोग्राम करते हैं, बाकी लोग प्रोग्राम करते हैं, जितनी हम इस पे बात करना शुरू कर देंगे, क्योंकि देखें गरीब आदमी जो है ना, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री होती है, वहां पर ये जो 2 इश्यूज है ना, एनवायरमेंट और पॉपुलेशन, जिसने रोजी रोटी कमानी हो, वो ये नहीं देखता कि मैंने स्ट्रॉ कौन सा यूज करना है, प्लास्टिक बैग नहीं करना उसके, लेकिन पॉपुलेशन एक ऐसी चीज है जो वो समझ सकता है कि उसके पूरे खानदान को इससे फायदा हो जाएगा। और ये इसकी एग्जाम्पल है कि 17% लोग यूज करना चाहते हैं हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन उनको नहीं अभी अवेलेबल है। तो अगर एक चीज हो जाए कि जो क्लिनिक, BHQs जितने भी हमारे मुल्क के अंदर, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, अगर वहां पर जब भी कोई कपल जाता है तो फौरन उनकी काउंसलिंग की जाए। जब बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए माएँ जाती हैं तो उनको बताया जाए फैमिली प्लानिंग के बारे में। सबसे पहले तो जब बच्चे की डिलीवरी के लिए माँ बाप जा रहे होते हैं किसी भी अस्पताल, किसी भी क्लिनिक में, उस वक्त उनकी काउंसलिंग की जा सकती है, क्योंकि वो मौका बड़ा अच्छा होता है, इमोशनल भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, और जाहिर है एक तकलीफ से भी माँ गुजर रही होती है। तो उस वक्त माँ बाप को दोनों को बताना चाहिए कि जनाब अब आप ये जो बच्चा दुनिया में आया है इसकी निगहदाश्त के लिए भी जरूरी है कि इसको प्रॉपर टाइम दिया जाए, इसको वक्त दिया जाए, इसको दूध पिलाया जाए, वक्फा रखा जाए। बेशक ये सारी बातें सही हैं, लेकिन इस वक्त शहजाद जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इस वक्त टीवी पे, ये दिस इज अ सजेशन, मतलब इसको एज अ प्लान्ड वे आगे कैसे लेके जाना है, बिकॉज यस करना यही चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। अब जो डॉक्टर इस बात को समझता होगा वो कर भी लेगा अपने पेशेंट से, जो नहीं समझेगा वो तो टच भी नहीं करेगा इस टॉपिक को। सो हाउ डू यू गो अबाउट इट, मतलब स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले तो आप पॉलिसी बनाते हैं और फिर वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती, बट पहली पॉलिसी तो ये होनी चाहिए कि जहाँ पर भी ये क्लिनिक्स है वहाँ पर ये मैंडेटरी आप कर दें कि बताना जरूरी है। ऑब्वियसली इसको इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल है, बट पहले पॉलिसी तो आना जरूरी है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो इवन प्राइवेट डॉक्टर्स, जब खवातीन उनके पास जाती हैं और वो वीक हो रही होती हैं, उनको मसले हो रहे थे, तो वो उनको विटामिन्स देते हैं और टेस्ट करवाते हैं। इस चीज़ को एड्रेस ही नहीं करते कि बच्चे कितने हैं, 6 साल में 4 बच्चे हैं, स्पेसिंग के बारे में कुछ नहीं पता। सो बट ये तमाम चीज़ें आई थिंक स्टेट को मैं अपनी तरफ से पुश करूंगा, बिकॉज
मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक अरसा जब ये रहूं मैं, तो मैं कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करा सकूं। लेट्स सी कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल करवाने में मैं कितना पुश कर सकता हूं गवर्नमेंट को। देखिए ना, मैं पहले भी बाहर था, बट जब बच्चों को मारने का कानून पास हो रहा था या सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में पढ़ाना था, तो वो कितना, तो कम से कम बच्चियों को तालीम ये मिल सके इनिशियली कि फैमिली प्लानिंग कितनी जरूरी है। लॉन्ग वे टू गो शहजाद, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तालीम को देने के लिए, इस तालीम को दिलवाने के लिए अभी आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और आपको बहुत से फ्रंट्स पर शायद लड़ना भी पड़े। अच्छा हुमा, सुबह से ना इंसिस्ट कर रही है मुझे कि शॉकिंग पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन दुनिया में बहुत हिट है। मैंने पूरी रिसर्च निकाल ली है, आपने रिसर्च निकाल ली है, लेकिन अब्दुल्ला यू हैव नो सेंस। क्योंकि मैंने कहीं थोड़ा सा माइनर सा सुबह एतराज कर लिया था कि यहाँ क्या हो रहा है, मेरी आंखें चुंदिया सी गई थी। तो सनग्लासेस के ना चीजें बनी हुई हैं ऐसी चुंदियाने के लिए। और दूसरी बात ये स्टाइल का कुछ लोगों को पता होता है, आप अपनी राय दे सकते हैं जियो पाकिस्तान टीवी पे लिखकर कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कॉम्बिनेशन। खैर, दिस इज ओनली कॉम्बिनेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सीरियस टॉपिक छोड़ दें, बात तो बताने वाली बताई नहीं आपने कि जी बड़ी हिस्ट्री इन द मेकिंग हुआ है। और स्पेन से ताल्लुक रखने वाले टेनिस स्टार राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के फाइनल में रशिया के डैनियल मेडवेडेव को शिकस्त दे दी है। और इस वक्त मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा, मैं सिर्फ नोवाक जोकोविच के बारे में सोच रहा हूँ। वो उसका चांस रह गया बीच में, अगर उसने वैक्सीनेट करा लिया होता तो वो भी जीत सकता था शायद। एनीवे, ये तारीख रकम कर दी है और इस जीत के बाद राफेल नडाल सबसे ज़्यादा यानी 21 मरतबा 21 टाइम्स ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तालियां हो जाए। और जनाब नडाल ने रॉजर फेडरर और जोकोविच को पीछे छोड़ दिया है, तो ये तो है हिस्ट्री इन द मेकिंग जो कि राफेल नडाल ने बना ली है। और नोवाक जोकोविच, आपको पता ही है वो सारा मामला, वो सारा फड्डा, वो सारा स्कैंडल जो सामने आया था, वैक्सीनेशन ना कराना, ऑस्ट्रेलिया में आ जाना, ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद केस चलना और अल्टीमेटली इनको डिपोर्ट कर देना। सो ये सारा कुछ इसी ओपन के लिए हो रहा था। ऑल्दो हम टोटली किसी और को ये खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, लेकिन फेडरर की क्या बात है, क्या बात। बस इतना ही कहना था, आगे चलो। ओए आब्दी साहब, ओके यस, आब्दी साहब से भी हमने कुछ पूछना था, बिकॉज आपको पता है ना कि अब जो है वो ज़रा स्कूलों का सिलसिला जो है वो अब खुल गया है। सो अ लॉट ऑफ यंग पीपल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। तो आब्दी साहब हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, वो बहुत से सवाल जो हैं वो जवाब देते हैं। अच्छा तो, जी, एक रिपोर्ट है जिसके बारे में हमने प्रिसाइसली आब्दी साहब से बात करनी है। आब्दी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आब्दी साहब, आप आई गेस आई एम श्योर आपके नॉलेज में होगा कि HEC के ताउन से एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने है जिसमें लोअर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की लर्निंग आउटकम को असेस किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की एक बड़ी शरह ऐसी है जो मैथ्स में 100 में से लिटरली 27 और साइंस में 100 में से 34 नंबर हासिल कर पाई है। तो अगर यही हमारी परसेंटेजेस रहेंगी तो हम किस तरह से तालीम और साइंस के मैदान में आगे बढ़ेंगे बहैसियत कौम? ये एक आगे जाकर कई ट्रिलियन डॉलर्स का ह्यूमन कैपिटल में लॉस की तरफ होगा अगर हमने इसका फौरी तौर से जो है वो कोई सद्भाव न किया। और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, क्योंकि अब ये पेंडेमिक ने हमारे साथ रहना है और हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट आर द की रीजंस ऑफ दीज एजुकेशनल लॉसेस दैट वी हैव फेस्ड। क्योंकि बच्चों का क्लासरूम में पढ़ना जो है वो कई वजह से इनका कॉन्फिडेंस लेवल, पीयर टू पीयर इंटरेक्शन की वजह से, टीचर का वहाँ होना ताकि वो किसी एरर पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सके, बड़ा ज़रूरी था जो ना हो सका। और अब जिस किस्म का हमें जो असेसमेंट आया है उसके बाद हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे एक्सपर्ट्स को बहुत ही केयरफुली इक़दाम करने पड़ेंगे। Indeed. Right, बहुत बहुत शुक्रिया आब्दी साहब for speaking to us. We'll see you in the second hour of Geo Pakistan. Morning. वेलकम बैक।
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? प्लीज राइट टू अब्दुल्ला, इसको ट्वीट करें। और अब्दुल्ला इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट वन ऑफ दोज मंडेज हुआ है अब्दुल्ला को। अच्छा, लेकिन आई एम हैप्पी फॉर द फैक्ट दैट पाकिस्तान इज पोलियो फ्री सिंस 12 मंथ्स। और आपको पता है ये जो पोलियो ड्राइव चल रही है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दिस इज़ आवर चांस, क्योंकि अगर हम बढ़ चढ़ कर इस मुहिम को कामयाब बनाएंगे तो फिर हम लिटरली एक पोलियो फ्री पाकिस्तान की तरफ बढ़ सकते हैं, अल्टीमेटली अ पोलियो फ्री वर्ल्ड। अचीवमेंट जो ऑलरेडी हमारे पास आ गई है कि 12 महीने से वी डोंट हैव अ न्यू पोलियो केस, इसको बरकरार रखना है, इसको मेंटेन रखना है। तो लिहाजा इस वक्त जो कि ड्राइव आज वैसे बाय द वे क्या डेट है, वो 30 तक थी तो ख़त्म हो गई। मतलब लेटेस्ट ड्राइव, आई होप कि इसके मुस्बत नताइज, इसके भरपूर नताइज, हमने इस बारे में तफसील से बात भी की थी। और वो लेडी हेल्थ वर्कर, पोलियो वर्कर भी हमारे साथ मौजूद थी, जो अब खवातीन लिटरली बाइक्स पे जा रही हैं। और किसके लिए? हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। I was very happy to meet her, by the way. Yes. So this is something that we can celebrate today, that Pakistan doesn't have a polio case since almost a year now. So इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हमें बात करनी है, बताना है आपको। So ये सारा कुछ तो होगा, लेकिन भाई ये नए बल्दियाती क़वानीन जिस पे आपको पता ही है पिछला वीक थोड़ा डिस्टर्बिंग गुजरा हुक्मरान जमात, पर्टिकुलरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। वो जो MKM वाला सारा मामला हुआ, वो रैली, उसके बाद बहीमाना लाठी चार्ज और वो सारा कुछ, और PSL की शुरुआत, ये तमाम तर चीज़ें सर्टनली अब किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं ये भी आपको बताते हैं कि सिंध में नए बल्दियाती क़वानीन पर मामलात एक्चुअली सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन केस यू आर वंडरिंग कि जनाब सब सेटल हो गया है। सूबे की तमाम अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी का बनाया गया बल्दियाती कानून मानने को तैयार ही नहीं, और इस मामले में जमात इस्लामी सब पर सर्टनली बाजी ले गई और उसने ना सिर्फ सिंध असेंबली के बाहर 29 रोज़ धरना दिया, बल्कि पीपल्स पार्टी से मुआहिदा करके बल्दियाती क़वानीन में तब्दीलियाँ वापस लेने की यकीन दहानी भी ली है। जमात इस्लामी इस मुआहदे के बाद खुशी खुशी धरना ख़त्म करके चलती बनी, लेकिन दूसरी अपोजिशन जमातें अब भी सिंध हुकूमत से राज़ी नहीं। MQM ने तो तंज करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को मामू बना दिया। बहरहाल MQM पाकिस्तान ने भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ 26 फरवरी को गोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान कर चुकी है। पाक सरजमीन पार्टी ने कल प्रेस क्लब के पास धरना दे दिया और सिंध की सियासत जो है वो इस वक्त बल्दियाती क़वानीन की गिर्द जो घूम रही है और बड़ा ही मुश्किल हुआ है, टेंशन हुई है। जमात इस्लामी की सोलो फ्लाइट भी अपोजिशन की तनकीद की जद में है। मुआहदे के बाद पीपल्स पार्टी के साथ साथ जमात इस्लामी भी अब जवाबदेह हो गई है। सिंध हुकूमत को भी अब अंदाज़ा हो रहा है कि अगर शहर में सुकून कायम रखना है तो जमात इस्लामी के अलावा दीगर सियासी जमातें जो हैं उनके बल्दियाती कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हर सूरत दूर करना। मेरा ख्याल है सिंध में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस टाइप हो जानी चाहिए और इस पे मामलात बैठ के सबको सेटल करने चाहिए। इस पे हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में, वो हमें ज्वाइन करेंगे तो उनसे हम डिस्कशन करेंगे कि जो मुआहिदा हुआ है इस पर क्या पेशरफ्त हुई है, क्या वो मुतमईन है अब जो तब्दीलियों की यकीन दहानी इन्हें कराई गई है। वेलकम जनाब। कराची में आपको पता ही है जमात इस्लामी का धरना 29 रोज़ जारी रहा, उसके बाद मामलात सेटल हुए और वो धरना अपने अख्तिताम को पहुंचा, लेकिन अब PSP ने ठान ली है। इससे पहले जमात इस्लामी पाकिस्तान की रैली और उसके साथ जो हुआ वो भी सबके सामने है। तो ये जो बल्दियाती क़वानीन हैं इसकी सेटलमेंट किस तरह होगी और सिंध हुकूमत इस सिलसिले में क्या करने जा रही है और क्या मामलात तय हुए हैं बिटवीन जमात इस्लामी एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये हम जानते हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं। सर, अल्टीमेटली आपको मुबारक हो, आपने बड़ा पुरअमन अंदाज में अपने मुतालबात भी सामने रखे और एक सियासी फतह भी इसे तसव्वुर किया जा रहा है कि आपकी सुनी गई, आपके मामलात सेटल हुए। आपकी जो डिमांड्स थी जो इससे पहले भी हम इसी शो में डिस्कस कर चुके हैं, तमाम मान ली गई हैं, तमाम मामलात सेटल्ड हैं, प्लीज़ बताइएगा। 2021 का जो एक्ट था जिसमें जो सबसे अहम तरीन चीज़ थी कि तालीम और सेहत के इदारे, डिस्पेंसरियाँ, अब्बासी शहीद वगैरह तमाम अस्पताल जो उन्होंने सिंध हुकूमत के किए थे वो सारे के सारे वापस लेने का ऐलान हुकूमत ने किया। हमसे तहरीरी मुआहिदा किया और पूरी कौम के सामने मीडिया पे आकर उन्होंने ऐलान किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने इस काले कानून को ख़त्म करवा दिया। हमने तो वो काम भी किया कि जो 2013 से चला रहा था और ये अपोजिशन जो इस वक्त
एहतजाज का तासुर दे रही है, ये तो सब हुकूमत में शामिल थे जिस वक्त ये कार्रवाइयाँ हुई थी। हमने ये मुकदमा लड़ा कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन मेयर होगा। ये काम तो MQM और पीपल्स पार्टी दोनों ने मिलकर किया था। दोनों हुकूमती इत्तेहादी रहे 6-7 साल, और इस दौरान में कराची का पानी, कराची का कचरे का निज़ाम, कराची के इदारे सारे के सारे जो है सिंध हुकूमत के तहत चले गए। गोया हमने ये जो काम किया है वो उस काम को कि जो MQM और पीपल्स पार्टी ने मिलकर किया था, उसमें से मेयर के इख्तियारात वापस लिए हैं इस मुआहदे के तहत। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कराची का जो है वो चेयरमैन मेयर होगा। फिर हमने एक और बहुत बड़ा काम ये किया कि जो मालियाती तौर पर मसला है PFC अवार्ड का, उसके लिए तय करवाया कि 30 दिन के अंदर अंदर होगा बल्दियाती इंतखाब के, और ऑक्ट्राय ज़िला टैक्स को 1999 के शेयर के मुताबिक लिया जाएगा। फिर मैं यही कहूँगा कि 2008 तक ये काम हो रहा था। 2008 से MQM और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और मुसलसल कराची का शेयर इसमें से पीछे होता चला जा रहा था। 76% का शेयर अब 25% पे आ गया। हमने उसी 76% शेयर को जो है वो इंश्योर करवाया इस मुआहदे के अंदर। गोया ये काम भी हमने MQM और पीपल्स पार्टी से लिया है, जो उन्होंने हमारे ऊपर ये मुसल्लत किया था और हमारा हक मारा था। जिन चीज़ों पे मुकम्मल डेवोल्यूशन नहीं हुई, उसके लिए हमने अपने आप को विड्रॉ नहीं किया, बल्कि हम अभी भी उसके ऊपर कायम है। हमारा एहतजाज भी जारी है, और हमने तहरीर में ये बात लिखवाई और इसका पढ़कर ऐलान किया नासिर हुसैन शाह ने कि हमारे मुज़ाकरात भी इसके ऊपर जारी रहेंगे और हम एहतजाज करने का जो हक़ है वो भी जो है वो इस्तेमाल करना है। और इसीलिए हमने 15 फरवरी से हुकूक़ कराची कारवां तय किया है। अच्छा, आप चूंकि कह ही रहे हैं हाफिज़ साहब कि नासिर शाह साहब ने ऐलान किया, तो उन्होंने एग्जैक्टली ऐलान क्या किया था वो भी सुनवा देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेयर अपने शहर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन होगा। सूबे में पब्लिक सेफ्टी कमीशन तश्कील दिए जाएंगे और मुतल्लिका मेयर चेयरमैन इसके मेंबर होंगे। सिंध में बल्दियाती इदारों की मुद्दत के इख्तिताम से 90 दिन कबल आइंदा इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके लिए एक एक्ट में ज़रूरी तरामीम लाई जाएंगी कि सिंध हुकूमत तालीमी इदारों में तलबा यूनियन की बहाली और इनके इंतखाबात का फौरी एहतमाम करेगी और इसके लिए ज़रूरी कानून साजी की जाएगी। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए सिंध हुकूमत शहरी हुकूमत की मदद के लिए फौरी और ज़रूरी इक़दाम करेगी। स्टूडेंट यूनियंस की भी बात होगी। हाफिज़ साहब, अब दीगर अपोजिशन जमातें अब भी सिंध हुकूमत से राज़ी नहीं हैं, आपके मुआहदे को भी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही, तो सिंध हुकूमत से कुछ भी तय करने से पहले क्या आपको दीगर स्टेक होल्डर से मतलब अगर बात कर लेते, सारे मिल के ये कर लेते, ऑफ कोर्स आपने इंडिविजुअली तो कर लिया लेकिन बाकी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, तो इस तरह तो ऑब्वियसली आप एक तरह से पीपल्स पार्टी के सहूलतकार बन रहे हैं, एटलीस्ट ये जो है एतराज़ आ रहा है। हम सिर्फ आवाम के साथ खड़े हुए। अगर ये अपोजिशन जमातें अपना रोल अदा करती जब ये हुकूमत में थी तब भी, और अब जबकि अपोजिशन में थी तब भी, इनके एक के 22 MP हैं, एक के 30 MP हैं, और इन सब लोगों की मजमूई परफॉर्मेंस पिछले 2 महीने की देख लें, 2 महीने से ज़ायद का ये वक्त हो गया है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या किया है। और फिर जिस तरह से एहतजाज किया वो भी अजीब व गरीब तरीक़ा। अगर किसी पार्टी में ये जुर्रत भी नहीं कि वो ऐलान करके किसी जगह पर पहुँच सके और वो ख़वातीन और बच्चों को आगे कर दे, और जब मसला हो तो क़यादत भाग जाए और बच्चे और जो कारकुन हैं वो पिट रहे हों, तो हमने जो कुछ किया है वो आवाम के साथ मिलकर किया है। इन तमाम पार्टियों के वर्कर्स हमारे इस धरने में आते थे, और ये हमारा काम नहीं था कि हम सबको एतमाद में लें, ये हुकूमत का काम होता है कि वो अपोजिशन पार्टियों को एतमाद में लेती है। हमने तो आवाम के साथ मिलकर एहतजाज किया है, और इतना एहतजाज किया है कि हुकूमत को मजबूर किया है। अब मुझे तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन पार्टियाँ नाम नेहाद जो भी हैं उनको चाहिए था कि वो भी अपना इस तरह से काम करते कि जिसके नतीजे में उनका मसला हल, उनके मुताबिक उनका मसला हल होता। हमने तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कराची के लिए की है, और इस बात पर की है कि हम मुज़ाकरात भी जारी रखेंगे मज़ीद चीज़ें लेने के लिए, और एहतजाज भी करते रहेंगे। अच्छा, लास्टली हाफिज़ साहब, अब ये सवाल सर्टनली है कि अगर सिंध हुकूमत बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली नहीं करती तो आप लोग क्या करेंगे? अब अलग अलग तो एहतजाज चल ही रहा है, MQM वाला मामला भी आपने देखा, PSP ने भी ऐलान कर दिया है। अगर आप को लगा कि भाई जिस तरह से आपसे तय किया गया था उस तरह से पेशरफ्त नहीं हो रही, तो क्या अपोजिशन जमातें आप लोग सब मिलकर कोई मुश्तरका लाहे-अमल बनाएंगे? जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया कि इन जमातों पर रहे तो 35 साल इन्होंने धोखा दिया है और हमारा मैंडेट बेचा है, इन पर एतबार नहीं है। अगर एतबार होता तो हम मिलकर काम करते। हम हमेशा
मिलकर काम करने का एक वसी तजर्बा भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसका एतबार ही ना हो, जो कराची को खुद तबाही में जिम्मेदार हो, जितना बर्बाद करके रख दिया इस पूरे अरसे के अंदर, और अब मौका मिला तो उस वक्त भी आप जो है वो कराची पर शबखून मार रहे हैं और जाली अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, औरतों बच्चों को आगे करके जो है वो और खुद भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हम जिद्दोजहद करेंगे तो ये जिद्दोजहद ही खराब हो जाएगी। हाँ, अगर उनके अंदर दम है तो आप, वो तो इतनी बड़ी ताकत रखते हैं, हमारा क्या है, हमारी तो कोई पोजीशन ही नहीं है इलेक्टोरल, तो जब हम ये काम कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए ये इस चक्कर में रह कर के इनके साथ मिलेंगे, तो ये मिलकर इन्होंने किया तो था, इन तीनों ने मिलकर एहतिजाज किया था, क्या बना उसका पता ही नहीं चलता कौन क्या कह रहा है। एक पार्टी के अंदर 10 राय होती हैं और 10 राय साथ साथ चल रही होती हैं, तो जिन पार्टियां आपस में ये लोग इत्तेहाद नहीं कायम कर पा रहे अपनी ही पार्टी में, तो उनके साथ मिलकर तो हमारा पूरी जिद्दोजहद खराब हो जाएगी। इसीलिए हमने अवाम के साथ मिलकर जिद्दोजहद की। ठीक है जी, आपका ये मानना है जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट करते हुए कि एमक्यूएम तो खुद इस शहर की तबाही के जिम्मेदार है, तो आप कैसे उन पर एतबार करें। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ नईम साहब, आपने वक्त दिया। अभी आगे बढ़ेंगे और ख़बर हमारे पास ये है कि लाहौर में एहतसाब अदालत ने मीर शकील उर रहमान को प्राइवेट प्रॉपर्टी केस में बाइज्जत बरी कर दिया है। इसी सिलसिले में हम जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, फाइनली सच की फतह हुई, बताइएगा क्या तय पाया आज की प्रोसीडिंग्स में। जी बिल्कुल, जैसा आपने ये कहा कि सच की फतह हुई। आज जो एहतसाब अदालत में केस था उस पर पिछली तारीख पे जो है मीर शकील उर रहमान के जो अमजद परेज वकील हैं, उन्होंने 265 के तहत एक एप्लीकेशन दी थी कि कानून के मुताबिक अगर शहादतें ठीक ना हो तो उन्होंने कहा कि मेरे जो मीर शकील उर रहमान को इसमें बरी किया जाए क्योंकि जो शहादतें हैं उनमें कुछ नहीं है। उस पर आज जो फैसला दिया है एहतसाब अदालत के जज असद साहब ने, उन्होंने मीर शकील उर रहमान को बाइज्जत बरी कर दिया और ये भी लिखा कि उन पर जो इल्जामात थे उन इल्जामात से भी उन्हें बरी किया जाता है और जो तमाम केस प्रॉपर्टी है, जो चीजें उनकी तहवील में हैं, वो भी वापस की जाती हैं। जी आज ये फैसला हुआ जिसमें मीर शकील उर रहमान और उनको जो शरीक मुल्ज़मान बनाए गए थे उनको भी बरी करने का हुक्म जारी किया। जी बहुत शुक्रिया आपका। मीर शकील उर रहमान और जो तमाम शरीक मुल्ज़मान थे उनको बरी करने का, बाइज्जत बरी करने का हुक्म जारी किया है। रईस अंसारी साहब हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से। ब्रेक ले रहे हो, ब्रेक के बाद हमने एक आपको आर्टिस्ट से मिलवाना है, मुलाकात करवाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। आर्टिस्ट टाइम हेयर ऑन जियो पाकिस्तान। फाइन आर्ट्स के शोबे में भी पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया भर में नाम बना रहे हैं और आज हमारे पास बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, उनका नाम है ज़ुआम आरिफ। नाम भी बड़ा स्पेशल है इनका, नाम भी स्पेशल है। ज़ुआम आरिफ उन्हीं में से एक है, इन सारे आर्टिस्ट में से हु आर मेकिंग अस प्राउड। वो कम उम्र तरीन पाकिस्तानी निजात अमरीकी मुसव्वर हैं जिनका आर्ट अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्कर, एक्चुअली इट्स अ मैगजीन, द न्यूयॉर्कर में शाया हुआ है और न्यूयॉर्क ही में वो कामयाब नुमाइश भी कर चुके। पिछले साल कराची में भी होने वाली नुमाइश में भी उनके काम को बहुत ही सराहा गया और इस वक्त वो इस्लामाबाद गैलरी में नुमाइश जारी है उनकी। लुक एट सम ऑफ द इमेजेस दैट वी आर शोइंग यू। हाउ स्टनिंग आर दीज। लिटरली अब कभी कभी बाज आर्ट होता है ना, आप बगैर कुछ कहे सुने आपको देख के उसको एब्जॉर्ब करने का टाइम चाहिए होता है। खैर ज़ुआम आरिफ इस विरसे को जारी रखे हुए हैं और सबसे दाद भी समेट रहे हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं। ज़ुआम, सबसे पहले तो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, सो उसके लिए मुबारक हो। और बताइए ज़रा अपने जर्नी के बारे में। व्हेन डिड यू स्टार्ट, वेयर डिड यू स्टडी, कैसा रहा सारा सिलसिला? कुछ 4-5 साल पहले, लेकिन मैं बड़ा ही एक आर्ट के घर में हुआ हूँ। मेरे फादर एक आर्टिस्ट हैं, मेरी मदर भी आर्टिस्ट हैं और उनके साथ पेंटिंग्स में मैं बड़ा हुआ और यही चीज़ें देखते देखते वो आपके अंदर हमने एब्जॉर्ब की। और फिर 4-5 साल पहले मैंने काम शुरू किया तो मैं इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स गया, वहाँ से मैंने पढ़ा। दैन आई ट्रांसफर टू ह्यूस्टन, वहाँ पर मैं अभी अपनी पढ़ाई जारी कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ हुई। मेरी न्यूयॉर्क में जैसे पब्लिश हुआ काम, फिर इटली मेरा काम गया, वहाँ पर नुमाइश में और उधर अवार्ड उन्होंने मुझे दिया। और उसके बाद अब तंजारा गैलरी में इस्लामाबाद में भी एग्जीबिशन हो रही है। तो देखते देखते इन 4-5 सालों में बहुत कुछ साथ साथ चल रहा है। अच्छा, कुछ तो आपने ज़ुआम असेसमेंट कर ली होगी। इतने आर्टिस्ट हैं, इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है पूरी दुनिया में, कभी कभार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हाउ टू मेक योर सेल्फ राइज अबव द रेस्ट। क्या आपकी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि वो आपकी USP है और इसीलिए आपको इतना पसंद किया जा रहा है?
मुझे लगता है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि लोगों को क्या पसंद आएगा। हमेशा वो आर्टिस्ट जो है उसको अपने दिल की सुनी होती है, उसको अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर वो अपना काम बगैर किसी रिकग्निशन के जब वो करता है, जब वो अकेले में बैठ के काम करता है, उस वक्त कोई भी देख नहीं रहा होता। तो अगर वो सारी जिंदगी भी वो करे और उसको कोई रिकग्निशन नहीं भी मिलती तो वो अंदर से उसको खुश होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर रिकग्निशन होती है वो अल्लाह की तरफ से होता है, वो मैं आई थिंक कोई भी कह नहीं सकता कि ये चीज़ लाइक हिट हो जाएगी या जो भी, लेकिन अपने आप से उसको उस काम से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं। सो आपका थॉट प्रोसेस क्या है एज इन जब आप ये पीसेस तख्लीक कर रहे होते हैं, इज़ देयर अ पर्टिकुलर थॉट जिसको रख कर आप अपना आर्ट उसके इर्द गिर्द डिज़ाइन करते हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल टू योर ऑडियंस? बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप क्या बताना चाह रहे हैं हमें? आई थिंक मेरा जो एक बहुत कंसिस्टेंट जो थीम रही है वो ये है कि इंसान को अपने आप से जो उसकी जो अंदर की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे दूर नहीं भागना, उसके साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अंदरूनी जज्बात से वाकिफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम बहुत ज़िंदगी में जब हम मसरूफ़ हो जाते हैं हम भूल जाते हैं कि बहुत हम तन्हा हैं, हम अकेले हैं। जब कोविड आइसोलेशन हुई तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ पता वाज़े हुई कि हमें अपने आप से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकते अकेले में। तो मेरे काम के अंदर थोड़ी सी ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी हैं, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो बताने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है। अच्छा, न्यूयॉर्कर में भी आपका आर्ट जो है वो प्रिंट हुआ, हाउ डिड दैट हैपन? बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड क्लास मैगजीन और इसको बाकी भी अगर जरीदों से अलग ही समझा जाता है बिकॉज इसका एक और लेवल, एक डेप्थ है, और अगर वो आपका आर्ट इसमें यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी एक बहुत बड़ी बात है। जी, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। वो दानियाल मोइनुद्दीन एक राइटर हैं, पाकिस्तानी राइटर ही हैं, उन्होंने बड़ी उम्दा स्टोरी लिखी थी और न्यूयॉर्कर मैगजीन ने मुझे कांटेक्ट किया कि ये है और अब भी एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, आप इसको पढ़ के अगर कुछ महसूस करते हैं तो उसके ऊपर अगर आप 3 पेंटिंग्स अगर हमारे लिए बना सकें। तो मैंने बोला कि मैं पढ़ता हूँ, फिर देखते क्या होता है। तो मैंने पढ़ी और वो इतनी ज़बरदस्त स्टोरी थी, इतनी बड़ी ज़बरदस्त लाहौर और पंजाब की कहानियाँ थी, तो मैं उसी के अंदर ही चले गया। और फिर जब मैंने वो 3 पेंटिंग्स बनाई और मैंने उनको दिखाई तो वो इतनी उनको पसंद आई, उन्होंने बोला कि बस ये इसी के लिए ही बना है। तो वो जिस तरीके से हुआ वो 2-3 महीने में उन्होंने पब्लिश भी कर दिया, मैंने बना भी दिया, तो वो इस तरीके से हुआ था। और मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात थी कि ये एक एज अ पाकिस्तानी एज वेल के इतने बड़े मैगजीन में पब्लिश हुआ था। सर्टनली आपके लिए तो ऑनर है ही, पाकिस्तान में भी सबके लिए ऑनर है, दोज हु अंडरस्टैंड, हु लव आर्ट। अब अच्छा, आपके वालिदैन भी आपने कहा सर्टनली इसी शोबे से उनका ताल्लुक है, तो अब जब बच्चे कर रहे होते हैं तो यूजुअली वालिदैन जो होते हैं ना बच्चों की किसी न किसी चीज़ में कोई नुक्स ढूंढ ही लेते हैं और क्रिटिकली ज़रा एनालाइज कर ही रहे होते हैं। तो आपके साथ भी यही होता है क्या? जी, तो मैं जो हूँ, मैं तो अपने अम्मी अब्बू के साथ ही स्टूडियो शेयर कर रहा था पिछले साल, क्योंकि वो आइसोलेशन में सारा सब सिलसिला चल रहा था। तो हमारी हमेशा यही बहस चलती रहती है कि तुमने ये क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों। मैं कभी उनके काम पे बात कर रहा हूँ, वो मेरे काम पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है आर्टिस्ट के लिए कि बातचीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्रिटिक्स भी हैं अगर वो कुछ बताते हैं तो कभी कभार कोई और की किसी और की नज़र में आपके काम में आपको नई चीज़ें पता चल रही होती है, तो हम एक तरीके से देखते हैं, कोई और दूसरे तरीके से उस काम को देखता है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हो। एब्सोल्युटली, और ज़्यादातर तो मेरा ख्याल है होता ही ये है, क्योंकि आपने जिस थॉट प्रोसेस में कोई चीज़ बनाई हो और अगर गैलरी में पड़ी हो या टंगी हो तो लोग तो ऑब्वियसली उसको उसी तरह प्रोसेस करेंगे जो उनका अपना एक्सपीरियंस है। वेरी क्विकली ज़ाम, अगर आप ये बता सकें, हम आर्टिस्ट वगैरह से पूछते भी रहते हैं और आपका काम ज़रा मुख्तलिफ है, बड़ी डेप्थ है उसमें। जिस तरह आप बता रहे हैं कि न्यूयॉर्कर के लिए एक आर्टिकल लिखा जा रहा था और आपको कमीशन किया गया, तो ये कमीशन करने वाला काम आसान होता है कि कोई भी किसी वजह से कोई आपका काम कमीशन करवाए, या फिर यू मेक द आर्ट दैट कम्स टू यू नेचुरली? जी, कुछ आर्टिस्ट करते हैं, लेकिन मेरा ये है कि मैं कमीशन ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ मुझे बना देना, फिर अगर आपको पसंद आता है तो मैं न्यूयॉर्कर्स को भी ये बोला, जो द पीपल हु कॉन्टैक्टेड मी, कि मैं पढ़ता हूँ, अगर मुझसे कुछ बनता है तो आप ज़रूर उसको, आप अगर आपको भी पसंद आता है तो आप पब्लिश करें।
तो जब मैंने बनाया उसके ऊपर मैंने तकरीबन 1 महीना उसके ऊपर वर्किंग की और उसको 2-3 दिन बैठ के मैंने पढ़ा 3-4 टाइम्स। उसके अंदर फिर खुद ब खुद वो चीज़ें निकल के आई। और कुछ आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जैसे मेरे लिए, मैं अगर कोई मुझे बताया कि ऐसा बना दे ऐसा बना दे, तो ऐसा नहीं होता। ईच पेंटिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, और वो अगर अंदर से नहीं आता तो फिर वो पेंटिंग। चलें, वंडरफुल ज़ुआम, आपकी एग्जीबिशन अभी इस्लामाबाद में जारी है, होपफुली हमें कराची में भी आपकी पेंटिंग्स देखने का जल्द मौका मिले। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड कांग्रेचुलेशंस। बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, आई होप यू एंजॉयड दैट कन्वर्सेशन।